हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का यानी नेक्स्ट पार्ट जो है नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट लास्ट टाइम हमने स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स अगर आप याद करें, इन डिफेक्ट्स के कारण जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो चेंज नहीं होता है, पर नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जैसे नाम ही बताता है, जो स्टिकियोमेट्री होगी फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा। मान लीजिए पहले फॉर्मूला था AB2, डिफेक्ट के बाद वो क्या हो जाएगा, AB हो सकता है, AB3 हो सकता है, जो भी होगा, यानी फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो उसको नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अभी इसमें जो है पहला जो डिफेक्ट है एक बार है मेटल एक्सेस, जैसे नाम में ही दिख रहा है कि मेटल ज्यादा हो जाएगा, मेटल आयन यानी कैटायन, पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा, यह मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो फॉर्मूला चेंज होगा यानी एक चीज बढ़ेगी या एक चीज यानी मेटल डेफिशिएंट हो गया यानी नॉन मेटल बढ़ गया, isn't it? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी क्या, कैटायन नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज। देखिए नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, देखिए नंबर, मान लीजिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मेटल यानी क्या, नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज। देखिए नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, एक मान लीजिए फॉर्मूला है जिसमें 50 कैटायंस है, 50 एनायंस है, या 10 कैटायन है 10 एनायंस है। कैटायंस कब इंक्रीज हो सकते हैं, या तो एनायंस घटे, एनायन एक एनायन छोड़ के चला गया, पहले 10 कैटायन थे 10 एनायन थे, अभी एक क्या हो गया, एनायन छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला गया अपना बाहर, तो और कैटायन बढ़ गए, isn't it? यहां बाहर से कोई मेहमान आया कैटायन बन के, ठीक है, दो केस हैं, आइदर एनायन डिक्रीज और कैटायन इंक्रीज, ये दो केस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है ए बी ए बी, ये ए बी बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये क्या है, पूरा क्रिस्टल है। मान लीजिए ये सरफेस था, ठीक है, क्रिस्टल का ये सरफेस था, उसके नीचे पूरा ऐसे ब्लॉक है। अगर मान लीजिए कि ए क्या है, यहां पर पॉजिटिव आयन है, ए इज अ पॉजिटिव आयन एंड बी इज अ नेगेटिव आयन, ठीक है, किसी कारण मान लीजिए ऊपर कोई रिएक्टिव मेटल था या कुछ भी था, ठीक है, कुछ पॉजिटिव आयंस आ गए, तो यहां से जो हमारा बी है वो नेगेटिव आयन है और ऊपर कुछ पॉजिटिव आयन थे या कुछ भी था, किसी रीजन की वजह से बी क्या हो रहा है, यहां से निकल जाता है। बी नेगेटिव आयन निकल गया, बी नेगेटिव आयन क्या हो गया, निकल गया, फॉर सम रीजन कि ऊपर और ज्यादा कोई रिएक्टिव उसको मिल गया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्त मिल गया, बी यहां से बाहर निकल गया। तो अभी सोचिए, पहले तो ए बी इक्वल थे, अभी एक बी निकल गया तो पॉजिटिव आयन ज्यादा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में देख रहे हैं। पर होता क्या, एक चीज यहां पर दूसरी भी होती है, जब भी डिफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे, पॉजिटिव चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज उतना ही रहता है जितना पहला था, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले भी मेटल न्यूट्रल रहता है, अभी भी न्यूट्रल, तो अभी ये बी नेगेटिव बाहर निकला ना, इसके जगह एक इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा, तो चार्ज इज नॉट डिस्टर्ब्ड, कभी भी चार्ज नॉट डिस्टर्ब्ड, चार्ज बोलो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोलो, नॉट डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। पहले जितने पॉजिटिव आयंस थे और नेगेटिव आयन, चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा। बी भले ही बाहर चला गया, उसके जगह यहां पर क्या बैठा, आकर एक इलेक्ट्रॉन बैठेगा, और ये इलेक्ट्रॉन के वजह से ये पूरे क्रिस्टल में
एक कलर आ जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे लिख सकते हैं आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शोज कलर, इट शोज कलर। समझ में आया? देखिए मान लीजिए कोई भी एक क्रिस्टल था ए बी ए बी ए बी ए बी, सरफेस के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज चला, कुछ भी चला, तो बी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव आयन है वो निकल के बाहर चला गया। अगर नेगेटिव आयन निकल के बाहर चला गया तो उसके जगह पे आकर एक इलेक्ट्रॉन बैठता है। तो देखा जाए तो मेटल आयंस तो ज्यादा हो गए, ए आयंस, नाउ ए आयंस ऑफ ए पॉजिटिव आर ग्रेटर देन आयंस ऑफ बी नेगेटिव। एक बी क्योंकि बाहर एक नहीं निकलता है, इसमें से एक निकला है एग्जाम्पल। हाँ, बहुत सारे बी ऐसे निकल जाएंगे। यानी एकदम भी बहुत ज्यादा नहीं निकलते, मान लो 10⁻23 में से 10-15 निकल गए भी बाहर, तो आयंस ऑफ ए ज्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या, उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आके बैठते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स आके बैठते हैं? टू मेंटेन्स दी चार्ज। नेगेटिव चार्ज एक बाहर गया है ना, तो उसके जगह इलेक्ट्रॉन आकर बैठता है। पर बी तो चला गया। मेन चीज क्या है कि बी चला गया, इसलिए नाम ऐसा नहीं है कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफेक्ट। मेटल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, चार्ज में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही है। जितना नेगेटिव चार्ज बाहर गया उतना नेगेटिव चार्ज आया है। पर बेसिक थिंग क्या है कि जो मेटल आयंस है वो बढ़ चुके हैं अभी, और ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या आता है, कलर आता है। या जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं उसको बोलते हैं कलर सेंटर। क्या बोलेंगे? कलर सेंटर। यानी यहां से कलर क्रिएट हो रहा है, या इसको एक दूसरा भी नाम है एफ सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है, एफ सेंटर भी बोला जाता है। इसमें कुछ ये है, जैसे NaCl होता है, इस डिफेक्ट के कारण NaCl येलो कलर दिखाता है। ये आपको याद होना चाहिए, आपको कॉपी करना है। Li लिथियम क्लोराइड, ये जो है ये पिंक कलर दिखाता है इस डिफेक्ट के कारण। हाँ, समझा? और KCl जो है, मुझे लग रहा है, जितना मुझे याद आ रहा है, वो वॉयलेट कलर दिखाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया, मेटल्स एक्सेस कब हो सकते? जब एनायंस निकल जाए बाहर, यानी नॉन मेटल्स निकल जाए बाहर कंपाउंड में से। वैसे ही कैटायन इंक्रीज कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए यही है ए बी ए बी ए बी, ये करके दिखाओ, ये बराबर है ना? अच्छा, यहां पर मान लीजिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये कंपाउंड था। मान लीजिए यहां पर जो वैकेंट स्पेसेस बने हैं, वॉइड्स बनी हैं इनके बीच में, कभी कभी क्या होता है, यहां पर इंटरस्टिशियल साइट्स पे, यहां पर वैकेंट स्पेसेस पे, वैकेंट स्पेस है ना, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है या वैकेंट स्पेसेस में कैटायन, क्योंकि उसकी साइज छोटी है, एक एक्स्ट्रा कैटायन A+ आकर बैठ जाता है, A+ आकर बैठ जाता है, जगह मिले A+ घुस जाएगा, बाहर से एक मेहमान एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहां पर कैसा था देखिए, पहले A कितने थे, 1 2 3 4 5 6 A थे, 6 B थे। एक B निकल गया तो फॉर्मूला डिस्टर्ब हो गया, B निकला घर के बाहर तो फॉर्मूला डिस्टर्ब हो गया, नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां पर क्या था, पहले 1 2 3 4 5 6 थे, 6 B थे, पर एक A एक्स्ट्रा आ गया तो भी तो मेटल एक्सेस हो गया। अच्छा, इस एक A को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से चार्ज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इजंट, दूसरे एडजेसेंट वॉइड में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझा? तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग कलर सेंटर बोलेंगे। इधर भी क्या होता है, ये ऐसा जो है ZNO दिखाता है, जो इसकी वजह से येलो कलर दिखाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या हो गया, नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। तो नॉन स्टिकियोमेट्रिक में हमने दो चीजें देखी, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। हमने पूरी जो चर्चा है अभी मेटल एक्सेस पे की है। मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, या तो नॉन मेटल जो आयन है वो बाहर निकल जाए, या मेटल आयन जो है आ जाए। मेटल आयन कहाँ आएगा, वैकेंट स्पेस में आएगा, और नॉन मेटल निकल गया तो उधर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बैठेगा। इसमें सब्सिक्वेंट यूनिट सेल में इलेक्ट्रॉन बैठता है, और इसको क्या बोलते हैं, कलर सेंटर या एफ सेंटर बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण मेटल में कलर आता है। क्यों आता है, ये थोड़ा सा उसके पीछे फिजिक्स है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, अपने नेक्स्ट लेवल में जाएगा, वहां से रिवर्स आएगा तो एक विजिबल वेवलेंथ क्रिएट करेगा, वो बात का पार्ट है। पर यहाँ पर हमको मेटल एक्सेस में क्या देखना है, हमको मेटल एक्सेस में ये देखना है कि मेटल एक्सेस कैसे होगा, या तो नॉन मेटल आयन निकल जाएगा या मेटल आयन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती है, वो हमको समझना है। गॉट माय पॉइंट? स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें, तो नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिफेक्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी क्या है, होता वही है, आपको नाम से ही पता चलता है कि मेटल आयंस विल डिक्रीज, इजंट इट? तो मेटल आयंस डिक्रीज होंगे तो उसके भी दो तरीके हैं। मेटल डिक्रीज कैसे हो सकता है, या तो एक मेटल अपना घर छोड़ के चला जाए, कैटायन लीव्स, या एनायन अभी उल्टा उसका कम्स इन। दो हो सकते हैं इसके भी पॉसिबल केसेस कि मेटल डेफिशिएंसी कैसे होगा, मेटल्स का नंबर कम कैसे होगा। मान लीजिए एक कैटायन ने अपनी जगह छोड़ दी। अच्छा, अभी मान जैसे ए बी ए, यही हमारा पुराना डायग्राम ही हमको साथ देगा हाँ समझाने में। बी ये बी ये देखिए ये ओके। तो कैटायन जो है अपनी जगह छोड़ रहा है, तो कैटायन में कोई भी मान लो पॉजिटिव आयन क्या करता है, यहां से निकल के बाहर चला गया, पॉजिटिव आयन गोज आउट। अगर पॉजिटिव आयन बाहर निकला, आप देख रहे हैं फॉर्मूला डिस्टर्ब हो गया, पहले जो नंबर था वो अभी डिस्टर्ब हो चुका है, इजंट इट? पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फर्क पड़ेगा। अभी क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर गया है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, पर चार्ज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो पॉजिटिव चार्ज बाहर गया है वो कैसे मेंटेन होता है, देखिए मान लीजिए कि ये बाहर चला गया, वहां पर कैसे हो रहा था, अगर नेगेटिव आयन बाहर आ गया तो उसके जगह आकर इलेक्ट्रॉन बैठ रहा था। यहां पर कैसा होता है कि मान लीजिए ये स्पेस वेकेंट हो गई, तो ये वेकेंट ही रहती है, इसके जगह कुछ आता नहीं है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो आ नहीं सकता इधर। पर जो बाकी ए वाले हैं वो अपनी क्या कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए के जगह था, मैं यहां पर और एक बार ड्रॉ करता हूं, ए के जगह था Fe2+ आयन और 2 माइनस, बी के जगह ऑक्सीजन माइनस O2 माइनस आयन्स थे। समझ में आ रहा है? ये था Fe। अभी देखिए यहां पर Fe का ये कंपाउंड है FeO, ओके। यहां पर Fe का चार्ज कितना है, +2। मान लीजिए ये Fe2+ है, ये बाहर निकला, ठीक है। ये जब बाहर निकलेगा तो यहां पर जो था पॉजिटिव चार्ज वो निकल गया,
दो पॉजिटिव चार्ज निकल गया है, यानी नेट इसके पूरे क्रिस्टल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। अभी इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, जो बाकी Fe2+ हैं वो क्या करेंगे, मान लीजिए ये Fe2 है, ये Fe2 के जगह Fe3+ शो करने लगेगा चार्ज। मान लीजिए दूसरा कोई है इससे एडजेसेंट, वो क्या करेगा, यहां पर O होना चाहिए, ये क्या करेगा, मान लीजिए Fe3+ शो करेगा। तो दो जन क्या करेंगे, अपनी वैलेंसी को चेंज कर देंगे, तो ही ये डिफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से बैलेंस हो जाएगी। सो कैटायन लीव्स द प्लेस and as the cation leaves this place, remaining cations they take the responsibility to maintain electrical neutrality। बाकी जो cations हैं वो क्या करेंगे, इसकी जगह यानी वो जिम्मेदारी उठाएंगे कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस कर सके। देखिए यहां पर क्या करना है, कैटायंस को अपनी चार्ज को चेंज करना है, अपने वैलेंसी को चेंज करना है। तो दिस डिफेक्ट इज ओनली सीन बाय मेटल आयंस विच शो वेरिएबल वैलेंसी, जैसे कॉपर हो गया, जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी है वही भाई साहब ये दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखा सकते। सॉरी, समझ में आ रहा है। और एनायन कम्स इन, एक्स्ट्रा एक क्या हो गया, देखिए एनायन कम्स इन, यहां पर केस पॉसिबल है, पर मान लीजिए ए बी, अगर आपने पूरा सॉलिड सेट होगा, ये मैंने क्या बोला, ऐसे हो सकता है जैसे उसमें था, हो सकता है, पर प्रैक्टिकली आप बताइए पॉसिबल है क्या? मेरे को बताइए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि एक एनायन इंटरस्टिशियल जगह पे आकर बैठे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा मैंने बोला है कि कैटायन छोटा होता है तो वो वॉइड में बैठता है। हमेशा वॉइड में कौन बैठ सकता है? कैटायन। एनायन दोस्तों बैठ नहीं सकता। मैंने बोला कि मेटल डेफिशिएंसी ऐसे हो सकता है, उसके ऑपोजिट। नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर उसके दो केसेस, इसके भी तो ऐसे दो हो सकते हैं। मेटल एक्सेस में क्या हो रहा है, मेटल आयन, पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है ऐसा, या नेगेटिव आयन घट रहा था, तो इसमें भी तो उल्टा हो सकता है। पर इसमें ये जो है, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज इंटरस्टिशियल साइट्स और वैकेंट स्पेसेस आर सो स्मॉल। इसके नीचे आप लिख लीजिए, vacant spaces are so small that they cannot occupy the vacant space. Oh sorry, मैंने वो ही बोल दिया। The vacant spaces are so small that anion cannot be placed there. ये जो वैकेंट स्पेस है, ये जो वॉइड है, यहां पर नेगेटिव आयन नहीं बैठ सकता। यहां पर क्या हो सकता है, नेगेटिव आयन बैठ नहीं सकता। तो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बताया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल आयन बढ़ते हैं। मेटल आयन कैसे बढ़ सकते हैं, या तो नॉन मेटल आयन घट जाए, जैसे मान लो 50 मेटल ए थे, 50 बी थे, तो बी निकल गया तो 50 ए बचे, बी तो 49 बचे। या फिर 50 ए थे, 50 बी थे, तो एक ए एक्स्ट्रा आ जाए, 51 ए हो जाए, तो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। मेटल एक्सेस के बारे में बताया। मेटल डेफिशिएंसी के बारे में कैसे बताया कि ए बाहर जाए या बी एक्स्ट्रा है, तो बी एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता, बाकी ए जा सकता है। और पर उसके लिए भी कंडीशन है, ये आता है द फॉलोइंग बोलेंगे, मेटल्स कैन शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जिसमें क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे कॉपर हो गया, आयन हो गया, जो अलग अलग वैलेंसी, क्योंकि यहां पर वैलेंसी को चेंज करना पड़ता है, तो ही ये डिफेक्ट शो हो सकता है। अगर मैं बोलूंगा जिंक, ये दिखाएगा क्या? नहीं, जिंक की एक ही वैलेंसी होती है 2+, तो वो ये डिफेक्ट दिखा नहीं सकता। गॉट माय पॉइंट? तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में था। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए यहाँ पर जो फाइनल पॉइंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ये बहुत ही एक्चुअली फिजिक्स में इसका पूरा डिस्कशन होता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा सॉलिड स्टेट के नीचे दिया जाता है कि सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो एक्चुअली 5 तरह के मटेरियल्स होते हैं। कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं? 5। एक एक को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा है डायमैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। तो ये सब मैं एक एक करके बताऊंगा। एक्चुअली ये जो पूरा जो खेल चलता है वो चलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं? जो वीकली एकदम वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जैसे मान लीजिए कि जैसे आयन है, आयन का आपको वैलेंसी पता होगा, वो क्या होता है 3d6 4s2। तो अगर 3d6 का d में बनाऊं तो d में आपको पता है कितनी खिड़कियां रहती है? 1 2 3 4 5। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैठेंगे? पहला 1 2 3 4 5 तो बैठेंगे, इजंट इट? तो ये यहां पर, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मींस दे विल शो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये फिजिक्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से स्प्रिंग मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, इजंट इट? तो स्पिन कैसे हो सकता है? 2 तरीके। स्पिन मूवमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए एक स्पिन ऐसा हो रहा है, क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर ये तो स्पिन ही डिनोट करता है ना, आपको पता है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे है कि 4 क्लॉकवाइज सेंस में स्पिन करते हैं, एक्चुअली चारों क्लॉकवाइज सेंस में नहीं करते हैं, उनका अलग से रहता है, मैं डिटेल में बताऊंगा। पर यहां पर क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। यहाँ पर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे डिस्कस किया गया है, जब फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट से, इजंट इट? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन सबके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। या फिर जो भी यहां पर क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिनका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आए, ऑड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फिर आता है ऑड, यानी मान लो पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो सब पूरे मटेरियल में, जैसे NO हो गया, NO, इजंट इट? NO में क्या है? 7 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्सीजन के 8 है, तो 7 + 8 15 हो गए ना। तो 15 हो गए तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आए तो पैरामैग्नेटिक आता है। डायमैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक भी सिंपल है। डायमैग्नेटिक क्या है? वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट है, तो इसको बोलते हैं वीकली रिपेल्ड। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये डायमैग्नेटिक है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इवन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इवन। उसके बाद तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देखिए फेरोमैग्नेटिक के बारे में भी अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें भी क्या रहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रहते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि स्पिन होता है, अभी ये स्पिन जो है क्या होता है? मान लीजिए पहला है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। पहला स्पिन को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, दूसरे को मैं ऐसा करता हूं, तीसरे को मैं ऐसा कर रहा हूं। सब अपने अपने एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, पर अलग अलग सेंस में। कोई ऐसा रोटेट कर रहा है, कोई ऐसा रोटेट कर रहा है, कोई वैसा रोटेट कर रहा है, इजंट इट? तो फेरोमैग्नेटिक में स्पेशल क्या है? इफ वी keep this material
इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको डोमेन बोलते हैं। ऑल डोमेन्स अलाइन इन वन डायरेक्शन, सभी एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। मान लो सब ऐसा हो गए, समझा। एंड आफ्टर रिमूवल, इसके नीचे लिख सकते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रिमेन सो, मैग्नेट निकालने के बाद भी वो क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाएंगे। हाँ, या क्या है, ये डोमेन्स है। डोमेन का मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सब इलेक्ट्रॉन जो ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है जो सब इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो सब इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहे हैं। ये एक ही इलेक्ट्रॉन का नहीं है, इट इज द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स रोटेटिंग इन दिस सेल, उसको डोमेन बोलते हैं, DOMAIN। समझ में आ रहा है। तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो सब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे और ऐसे ही रहेंगे, भले ही हम लोग क्या करें, एक बार सीधे हो गए तो हमेशा के लिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये क्या हो रहा है, एक बार सीधे हो गए तो कभी भी फिर से टेढ़े नहीं होंगे। एंड दे जनरेट परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं। समझा। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, बरोबर है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फेरीमैग्नेटिक, फेरी FERR। इसमें भी क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, इसमें भी क्या हो जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डोमेन्स unequal number are aligned in opposite direction। जैसे मान लीजिए क्या है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो 1 2 3 ऐसे हो गए, 2 इसके रिवर्स हो जाएंगे तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। 3 ऐसे हो गए, 2 ऐसे हो गए, समझा। 3 ऐसे हो गए, 2 ऐसे हो गए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक इसमें सब ऐसे हो जाते हैं। इसमें थोड़े राइट के होंगे, इधर भी अलाइनमेंट होगा पर थोड़े ऐसे हो गए, थोड़े ऐसे हो गए, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जहां पर ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखना शुरू होगी। फिर नेक्स्ट है एंटी फेरी मैग्नेटिक। एंटी फेरी यहां पर जगह नहीं है, आप पूरा लिखिए एंटी फेरो मैग्नेटिक। इक्वल नंबर आर ऑपोजिटली अरेंज्ड। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ऐसा आया तो एक ऐसा भी आएगा, 2 ऐसे आए राइट में तो 2 लेफ्ट में आएंगे, इक्वल नंबर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो नो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, नो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन था, जो अलग अलग नाम आपको पता होने चाहिए। इन सबके एग्जांपल्स आप ढूंढ के, इसके नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये मटेरियल है, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, कैसा मटेरियल है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये सिंपल है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो प्लीज आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन कुछ इतना इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं बचा है सॉलिड स्टेट में। पर कई बार ब्रैग्स इक्वेशन यानी पूछा जा सकता है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप स्पेशली नीट वालों के लिए तो आप सीधा खाली इक्वेशन भी याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, और जो जेई वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रैग्स इक्वेशन फिर से फिजिक्स में हम लोग डिटेल में करते हैं, और क्या होता है फिजिक्स के भी काफ़ी कंसेप्ट इसमें हैं। तो अगर पहला आपको लाइट के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पर मुझे क्योंकि वीडियो कंप्लीट करना है तो मैं इसमें बता रहा हूँ। पर थोड़ा सा फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर फिलहाल आपको नहीं समझना है तो आप क्या नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, खाली इक्वेशन रट्टा मार लीजिए, फिर फिजिक्स जैसे ही
होगा आपको फिर ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी सॉलिड में क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा ए बी सी, इजंट इट? तो ब्रैग्स इक्वेशन उन लेयर्स के बीच में इंटर लेयर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आती है। इंटर लेयर, मान लीजिए ये पहला लेयर था, ये दूसरा लेयर था, ये तीसरा लेयर था, तो ये उनके बीच में डी डिस्टेंस है। क्या है? डी डिस्टेंस है। अभी किया क्या जाता है कि जो सॉलिड है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वेव्स, जैसे मान लीजिए स्पेशली एक्सरेज टाइप गिराए जाते हैं। तो ये एक्सरे गिरा, तो एक्सरे क्या होता है? इट फॉलोज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगा, यहां से ये क्या होगा? एक्सरेज। सर ये तो हमको पता है, अभी जो नहीं पता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गए। आपको पता होगा अगर ये एंगल जो भी है, एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मान लीजिए मैंने थीटा माना है, तो ये भी थीटा आएगा, क्योंकि एंगल्स ये दोनों इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड। ये तीनों रेस एक सोर्स से आए हैं। क्या है? एक सोर्स से आए हैं, उनका एक पर्टिकुलर लाइट से वो निकले हैं, एक सोर्स से अंदर आए हैं, एक ही मटेरियल को टकराए हैं और एक सोर्स से बाहर निकले हैं। सो यहां पर जो हमको मेन पॉइंट समझना है फिजिक्स का वो ये है कि वेव्स आर फ्रॉम वन सोर्स, इंसिडेंट वेव्स मैं बोलूंगा। सेकेंड पॉइंट, दे रिफ्लेक्ट और सेम मटेरियल, तीनों ये 1 2 3 वेव्स है ना, सेम मटेरियल पे डाके टकराई। और तीसरा पॉइंट जो है दे रिफ्लेक्ट ऑन सेम मटेरियल। तीसरा पॉइंट, दे रिफ्लेक्टेड वेव्स शुड बी इन सेम फेस। ये फेस क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा पहले, ये मेन इंपॉर्टेंट है। फेस यानी सेम तरह से वाइब्रेट होती है। भाई ये ऊपर गई वेव तो नीचे वाले भी सेम, जो ये आएंगी वो सेम तरह से आएंगी और फिर सेम तरह से ही बाहर निकलेंगी। भाई वेव्स कैसे आती है आपने देखा ना, ऐसे आई, टकराई दो वेव्स और फिर निकलते समय भी सेम तरीके से निकली। पर इसमें क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो उसका कंडीशन क्या होता है? एन लैम्बडा। पीडी यानी क्या? पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा है, लैम्बडा इज अ वेवलेंथ, तो ही ये सेम फेज में हो सकती हैं, तो ही ये क्या हो सकती हैं? सेम फेज। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? सोचिए ये वेव्स यहां तक तो सेम चली, पॉइंट तक। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूं, यहां तक तो सेम चली हैं, ये एक्स्ट्रा पाथ चली हैं, ठीक है। फिर से यहां पर भी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से वो फिर से आगे इक्वल डिस्टेंस चली है, यानी जो सेकेंड वेव है वो इतना पार्ट एक्स्ट्रा चली है, ये वाला। जैसे मान लो मैं इसको हैश कर देता हूं ऐसा, ये एक्स्ट्रा चली है, बराबर है। तो ये एक्स्ट्रा चली है तो सेम फेज यानी क्या कि वो निकलते समय भी सेम वे में बाहर निकलेंगी। तो कंडीशन क्या है कि ये जो पाथ डिफरेंस है, जो ये एक्स्ट्रा चली है, अगर वो एन लैम्बडा होगा, अगर ये जो पाथ डिफरेंस है ये एन लैम्बडा होगा, तो ही ये क्या हो सकता है? सेम फेज में चल सकती है। पर होनी सेम फेज में चाहिए, यानी ये जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्बडा जितना ही होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी यानी मटेरियल कोई भी वेव्स सेम फेज में कब होंगी? जब उनका पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा होता है।
पर यहां तो पार्ट सेम फेज में होनी ही चाहिए, यानी ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्बडा। अभी ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है मैं कैसे निकालता हूं, देखिए मान लीजिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर से थीटा होगा। मैं मान लो यहां पर मैंने ओ ए बी सी दिया, इज़न्ट इट? तो अगर मैं ओ ए बी ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं और ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डी। ये डिस्टेंस कितना है, डी, जो हमको चाहिए इंटर लेयर डिस्टेंस, ये डी होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इंटर लेयर डिस्टेंस हो गया। वी आर मोर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ए बी, ये 90 है, तो साइन थीटा देखो क्या होगा, सोचो, साइन थीटा ये होगा ऑपोजिट ए बी अपॉन ये थीटा का ऑपोजिट, ये 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज ओ बी, तो ए बी क्या है पता नहीं है अभी, पर ओ बी तो डी है मेरा जो मुझे फाइंड करना है। तो ए बी क्या होगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा हुआ ए बी। अगर ए बी डी साइन थीटा है तो बी सी भी डी साइन थीटा होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो टोटल जो पार्ट डिफरेंस होगा, टोटल जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एन लैम्बडा होना चाहिए। तो ए बी कितना है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, तो 2 डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। इसको ही हम लोग 2d साइन थीटा, वेयर d इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, थीटा इज द एंगल, थीटा किसको माना गया है, एंगल विद द सरफेस। लिख लो आप, थीटा इज द एंगल विद द सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट, isn't it? n is the order of reflection, भाई पहली वेव है, दूसरी वेव है कि तीसरी वेव है, ठीक है? तो ये एक एक लिख लीजिए। उसका ये क्या है, इसको ही बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको पूरा समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं उतना इक्वेशन रट भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर पूरा जो सॉलिड स्टेट का सीरीज है वो ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपको पूरा सॉलिड स्टेट बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जो ये पूरा सॉलिड स्टेट है इसके जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो भी मैं क्या करूँगा, कुछ हमारी प्लानिंग चल रही है कि एक वेबसाइट वगैरह लॉन्च करें। जैसे ही वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी इधर इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगी कि इसका जो वेबसाइट के ऊपर नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको, या फिर स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसका वेबसाइट का भी मैं लिंक नीचे से दे दूँगा, या असाइनमेंट जो भी हैं उसके भी लिंक्स जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। पर तब तक पूरा जो लेसन है मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है आपको। आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद।